नमस्कार साथियों, आज हम तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2018 सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था वो हल करेंगे। यानी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2018 को सेकंड पारी में आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इनमें कुछ प्रश्न हमने पहले वीडियो में हल कर दिए, शेष जो प्रश्न है वो आज हम हल कर रहे हैं। तो आज का प्रश्न है अपना, एक डायोड के समान होता है। यानी एक डाइक है वो के समान होता है, इनमें से किसके समान होता है डाइक। तो देखो, दो गेट के ट्राइक, डायोड और दो अवरोधक एसीआर युग्मन, 4 परत के एसीआर युग्मन, 6 परत के एसीआर युग्मन। तो एक जो डाइक होता है वो एसीआर के विपरीत संयोजन की भांति होता है, यानी दो एसीआरों के विपरीत संयोजन की भांति होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एसीआर युग्मन के समान होगा, परंतु वो भी कौन सा कि एक एसीआर के अंदर क्या होता है, 4 परत होती है, 3 पीएन जंक्शन होते हैं और 3 संयोजक सिरे होते हैं। तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 परत वाले एसीआर के युग्मन के समान होता है। यानी वास्तव में देखा जाए तो डाइक और ट्राइक क्या होता है कि दो एसीआरों का विपरीत श्रेणी संयोजन युग्मन होता है। तो फिर राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, 4 परत के एसीआर युग्मन। अगला क्वेश्चन है, किस जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट क्रम में होती है। यानी एक जर्मेनियम डायोड है, इसमें रिवर्स करंट यानी विपरीत अभिनति में धारा का मान क्या होगा। तो विपरीत अभिनति में धारा बहुत कम नगण्य प्रवाहित होती है, यानी बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। इसे हम माइक्रो एम्पियर की धारा भी कह सकते हैं, यानी बहुत कम मान की धारा प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर। यानी माइक्रो एम्पियर होगी रिवर्स करंट का मान। तो किस में है, सी ऑप्शन में। तो राइट आ जाएगा इसका सी, माइक्रो एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, गुआय तार किस लिए लगाया जाता है। यानी जो गाय का इसमें क्या किससे कहते हैं कि स्टे तार को, स्टे तार किस लिए लगाया जाता है, स्टे वायर क्यों लगाते हैं। स्टे वायर क्या होता है कि कोई भी पोल है, जो अवरेड लाइन है उनके पोल होते हैं, उनके यानी जो प्रारंभिक पोल हैं, जैसे लाइन हम प्रारंभ कर रहे हैं, या अंतिम पोल या कोई घुमाव का बिंदु है, तो उस पोल को सीधा खड़ा रखने के लिए हम स्टे तार लगाते हैं, यानी स्टे वायर का प्रयोग करते हैं। तो अब इन ऑप्शनों में देखो क्या है कि सर्ज के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए नहीं, आपातकालीन अर्थ रूट उपलब्ध कराने के लिए नहीं, पोल को सहायता देने के लिए सही, प्रतिरोध प्रदान करने के लिए नहीं, ए और बी दोनों नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोल को सहायता देने के लिए, यानी पोल को खड़ा रहने में सहायता प्रदान करने के लिए स्टे तार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गाय तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच स्थापित है, जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, उसे कहते हैं। यानी एक जो स्टे तार है वो कहाँ स्थापित किया गया है, मुख्य पोल और स्टब पोल के बीच। यानी मुख्य पोल कौन सा है, मान लो ये कि ये पोल है, इस पर ये लाइन आ रही है, मान लो इस प्रकार से, मान लो कि ये लाइन आ रही है, इधर से ये लाइन आ रही है। अब स्टब पोल कौन सा होता है, इस पोल को कई बार जगह की कमी होती है, मान लो जहाँ पर स्टे तार नहीं लगा सकते तो वहाँ स्टे पोल लगाते हैं, यानी एक पोल को ही स्टे के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उस पोल को हम स्टब पोल कहते हैं। यानी यहाँ पर एक पोल लगा देते हैं, मान लो ये एक पोल लगा दिया इसको खड़ा रखने के लिए, तो ये हो गया स्टब पोल, यानी ये हो गया स्टब पोल। अब क्या कह रहा है, यानी एक स्टे तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच स्थापित है, जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है। तो अब इस स्टे को क्या कहेंगे, यानी स्टब पोल के साथ स्टे लगा रहे हैं तो वो स्टब स्टे होगा, तो इसका नाम होगा स्टब स्टे या स्टब गाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्टब गाय। अगला क्वेश्चन है, दो असमान धातुओं के किसी परिपथ में जब विद्युत धारा गुजरती है तो एक जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन पर आवेश होता है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है।
यानी क्या कह रहा है कि दो असमान धातु, यानी दो असमान धातु की छड़, और छड़ें कौन सी होती है, एक छड़ होती है तांबा की और एक होती है लोहा की। यानी मान लो ये एक लोहा की छड़ है और एक ये तांबे की छड़ है, यह है लोहा और यह है ताम्र। अब क्या कह रहा है कि दो असमान धातुओं के किसी परिपथ, ये एक परिपथ बन गया मान लो ये, यानी यहाँ पे इसको युग्मित कर दिया, जंक्शन कर दिया, तो इसको तो एक जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे पर आवेश, यानी यहाँ पर हम सप्लाई लगा रहे हैं प्लस और माइनस, तो ये जंक्शन या ये संगम गर्म हो जाएगा। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, इस प्रभाव को पोल्टियर प्रभाव कहते हैं। पोल्टियर प्रभाव यानी सीबेक का जो प्रभाव है उसके एकदम विपरीत होता है। यानी सीबेक का प्रभाव क्या है कि क्या है कि दो असमान धातु की छड़ों को एक साथ युग्मित, एक सिरे को युग्मित कर दिया जाए और इस युग्मित सिरे को हम गर्म करते हैं तो जो दूसरा सिरा होता है उस पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। यह तो है सीबेक का प्रभाव। इसकी खोज यानी सीबेक के प्रभाव की खोज सीबेक नामक वैज्ञानिक ने 1821 के अंदर की। जबकि पोल्टियर प्रभाव क्या है, सीबेक का एकदम विपरीत है कि दो असमान धातु की छड़ों को एक सिरे को युग्मित कर दिया जाए, दूसरे सिरे को आपूर्ति से जोड़ा जाए, तो जो युग्मित सिरा है वो गर्म हो जाएगा। और गर्म कब होगा, जब लोहे की छड़ को हम धन से जोड़े और तांबर की छड़ को ऋण से जोड़े तो ये सिरा गर्म हो जाएगा। और यदि इसके विपरीत, यदि इसको हम ऋण से जोड़े इसको धन से जोड़े, यानी धारा का प्रवाह तांबर से लोहे की ओर हो रहा है, तो यह जो युग्मन है वो शीतलन प्रभाव दिखाएगा, यानी ठंडा होगा। तो ये पोल्टे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज 1834 में की, तो इसे हम पोल्टियर प्रभाव भी कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो इसको हम पोल्टियर प्रभाव कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पोल्टियर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल का हीटिंग प्रभाव पर अवांछित नहीं होता है, यानी हीटिंग प्रभाव, जूल का हीटिंग प्रभाव यानी उष्मक प्रभाव इनमें से किस पर लागू नहीं होता, यानी पर नहीं होता है। तो देखो विद्युत आयरन यानी विद्युत प्रेस हम कहते हैं, तो विद्युत प्रेस विद्युत उष्मीय प्रभाव पर काम करती है तो इस पर तो लागू होता है। टोस्टर भी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है तो इस पर भी लागू होता है। डायनमो, ट्रांसफार्मर ये दोनों चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी और डी दोनों किसमें, ई ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, यानी डायनमो और ट्रांसफार्मर दोनों, यानी सी और डी दोनों। तो राइट आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपकरण में से क्या हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होते हैं, यानी जो उपकरण दे रखे हैं इनमें से कौन सा उपकरण है जिस पर हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट हानि का प्रभाव नहीं होते, यानी ये प्रभाव नहीं होते हैं, वो इन दोनों हानियों से मुक्त होते हैं। अब देखो ऑप्शन देखो कौन कौन से, पीएमएमसी उपकरण यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण, इसमें होता है एडी करंट और हिस्टैरिसीस दोनों ही लॉसेज होते हैं। डायनमोमीटर प्रकार का उपकरण इसमें भी होता है। पीसीएमआई यानी परमानेंट कॉइल मूविंग आयरन उपकरण इसमें भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण यानी विद्युत स्थितिक उपकरण, इस पर इन पर त्रुटियों का प्रभाव नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण होते हैं उनमें हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेज से मुक्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है, किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम, लगभग शून्य होना चाहिए। यानी एमीटर पूछा है तो एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। यदि वोल्ट मीटर पूछ ले तो आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यानी एक आदर्श वोल्ट मीटर पूछ ले तो आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। जबकि इसमें एमीटर के बारे में पूछा है तो एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सूचक उपकरण के अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात इसके माप होता है। यानी अस्थिर टॉर्क व घर्षण टॉर्क का अनुपात, यानी अस्थिर टॉर्क बट्टा घर्षण टॉर्क, इसका अनुपात क्या कहलाता है, इसका अनुपात इसकी विश्वसनीयता कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वसनीयता। किस में है, बी ऑप्शन। तो राइट आंसर हो गया बी, विश्वसनीयता।
अगला क्वेश्चन है, किसी मेगर में नियंत्रण टॉर्क के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, यानी जो मेगर है उसके अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, एक तो विक्षेपण टॉर्क होता है और एक होता है नियंत्रण टॉर्क। तो नियंत्रण टॉर्क किसके द्वारा उत्पन्न कराया जाता है? तो जो मेगर होता है इसके अंदर नियंत्रण टॉर्क इसकी कॉइल द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, यानी इसके अंदर जो एक तो प्रेशर कॉइल होती है और एक करंट कॉइल होती है, दोनों ही मूविंग होती है, यानी घूर्णित प्रकार की होती है, यानी जो मूविंग कॉइल होती है उनमें ही होती है दोनों ही। तो इन कॉइलों के द्वारा ही इसके अंदर नियंत्रण टॉर्क उत्पन्न किया जाता है। तो यानी प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? कॉइल के द्वारा ही नियंत्रण टॉर्क उपलब्ध किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कॉइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क के बने होते हैं, यानी कोई भी सर्किट ब्रेकर है उसका जो सक्रिय संपर्क है, जो परिपथ को तोड़ते और जोड़ते हैं, वो जो संपर्क है किसके बने होते हैं? तो जो सक्रिय संपर्क यानी जिससे यानी परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए जो काम में आते हैं, जो परिपथ को तोड़ते और जोड़ते हैं, वो तांबा टंगस्टन मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा टंगस्टन मिश्र धातु किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया डी, तांबा टंगस्टन मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स के कारण होता है, यानी कोई भी प्रेरण मोटर है उसमें स्लॉट हार्मोनिक्स किसके कारण उत्पन्न होता है? अब देखो ऑप्शन देखो, वायु स्थान विमुक्त में उतार चढ़ाव, सही है। लीकेज फ्लक्स नहीं, इनपुट वोल्टेज की गैर साइनोसोडल प्रकृति नहीं, रोटर स्लॉट में स्विंगिंग नहीं, सी और डी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्लॉट या टूथ हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है वो वायु स्थान विमुक्त के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रेरण मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की तुल्यकालिक गति, यानी कोई भी मोटर है इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी गति, इसे हम सिंक्रोनस गति भी कहते हैं। तो सिंक्रोनस गति क्या है? 250 आरपीएम। यानी कोई भी मोटर है इसके अंदर जो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो गति है वह है 250 आरपीएम, इसे हम सिंक्रोनस गति भी कहते हैं। तो एनएस बराबर कितनी है? 250 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। रोटर की गति 200 आरपीएम है, एनआर क्या है? एनआर बराबर है 200 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसकी एस क्या होगी? शिल्प क्या होगी? एस प्रतिशत में क्या होगी? तो सूत्र क्या है देखो, एस प्रतिशत में निकालनी है तो एस प्रतिशत में बराबर क्या होता है? एन एस माइनस एन आर बट्टा एन एस इंटू 100। शिल्प ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि तुल्यकालिक गति माइनस रोटर गति बट्टा तुल्यकालिक गति इंटू 100। तो तुल्यकालिक गति क्या है? सिंक्रोनस गति है 250, 250 माइनस रोटर गति है 200 बट्टा तुल्यकालिक गति कितनी है? 250 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा देखो, 250 में से 200 लेस कर दो, कितना रह रहा है? 50। तो 50 इंटू 100 बट्टा 250 कितनी बार जा रहा है? 5। इसका इसमें भाग लगाया, कितना हो गया? 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। तो इस एस का मान कितना हो जाएगा? 20%। तो इसकी जो शिल्प होगी उसका मान क्या हो जाएगा? 20%, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय कनेक्शन में जुड़ी होती है। यानी एक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, वो मोटर के कनेक्शन स्टार्टिंग के समय और रनिंग के समय किस प्रकार से करता है। यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग के समय मोटर कनेक्शन स्टार में कर देता है, और जब मोटर पूर्ण प्रचलन में आ जाती है यानी रनिंग कंडीशन में प्रचलन अवस्था में रहती है तो वह स्टार्टर डेल्टा में, उन मोटर के कनेक्शन डेल्टा में परिवर्तित कर देता है। यानी एक बार पहले प्रारंभिक में स्टार में करता है और बाद में डेल्टा में करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले स्टार में और बाद में डेल्टा में, यानी
ऊपर पूछा क्या है कि आरंभिक होते समय और गति करते समय क्रमश है, यानी यहाँ पे क्रमश से देना चाहिए इनको, जबकि नहीं दिया है कि क्रम किस प्रकार से होता है। तो प्रारंभिक में या आरंभिक के समय स्टार में और गति करते समय डेल्टा में। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार और डेल्टा। तो किस में है? ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए, स्टार और डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर संचालन क्षेत्र के लिए किसी डीसी मोटर के गुण दोष किसी 3 कला प्रेरण मोटर के समान होते हैं। यानी कोई भी मोटर है उसके गुण दोष है जो 3 फेज मोटर, यानी किसी स्थिर संचालन के लिए किसी डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर के गुण दोष 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होते हैं। कौन सी है? यानी सीरीज, शंट और कंपाउंड, इन तीनों में से कौन सी मोटर है जिसके लाभ यानी गुण दोष 3 फेज इंडक्शन मोटर के लगभग समान होते हैं? तो वह है डीसी शंट मोटर। यानी डीसी शंट मोटर के गुण दोष कैसे कि इसकी गति लगभग समान रहती है, शून्य बार से पूर्ण बार लगभग समान, क्योंकि बार पर कुछ परिवर्तित होती है। और यही कंडीशन होती है प्रेरण मोटर की कि गति लगभग स्थिर रहती है। तो यानी जो भी इनके गुण दोष है डीसी शंट मोटर के, वो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के गुण दोष के लगभग समान होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीसी शंट मोटर। किस में है? बी ऑप्शन में। तो डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है, जब एक 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति बन जाती है। यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछिए। जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर तुल्यकालिक गति पर चलता है, यानी तुल्यकालिक गति पर चलता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछिए एफ आर। तो देखो एफ आर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखो एक तो होता है एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी, एफ आर बराबर होता है शिल्प इंटू एस इंटू एफ, यानी एफ मुख्य आवृत्ति की और एस शिल्प इसकी। इसके अलावा हम ये भी सूत्र लिख सकते हैं कि रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर, देखो सूत्र क्या है? एफ बराबर होता है पी एन बट्टा 120। अब इसी सूत्र से हम बनाते हैं एफ आर का, तो एफ आर बराबर होता है पी इंटू एन। अब एन कौन सी होगी? एन होगी जो अंतर होगा वो, यानी एन एस माइनस एन आर बट्टा 120। ये भी सूत्र हम रख सकते हैं, यानी बना सकते हैं। एफ आर बराबर होगा पोलों की संख्या इंटू एन एस माइनस एन आर बट्टा 120। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि एक 3 फेज मोटर तुल्यकालिक गति पर चल रही है। अब मान लो कोई मोटर है जिसकी तुल्यकालिक गति एन एस 1000 आरपीएम है, उदाहरण के तौर पर मान लो 1000 आरपीएम है। अब ये तुल्यकालिक गति पर चल रहा है रोटर, तो एनआर भी क्या हो जाएगा? 1000 आरपीएम। देखो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा? पी कितने? अब मान लो 50 हर्ट्ज है तो पी बराबर मान लो कि इसमें 6 पोल है, क्योंकि 6 पोल की आएगी 1000 आरपीएम, तो पोलों की संख्या मान लो कि 6 है। तो क्या हो गया? 6। एन एस कितना है? 1000 माइनस एन आर कितना है? 1000 बट्टा 120। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0 बट्टा 120। तो कितना हो जाएगा? 0। शून्य, यानी 0 हर्ट्ज हो जाएगी, यानी उसकी आवृत्ति 0 हो जाएगी। तो तुल्यकालिक गति पर चल रही है मोटर, तो इसकी रोटर फ्रीक्वेंसी 0 होगी। कई बार इसको विपरीत में भी पूछ लेते हैं कि एक मोटर है जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसको स्टार्टिंग के समय रोटर आवृत्ति क्या होगी? यानी स्टार्टिंग के समय जब वो प्रचलन में नहीं आ रही है, केवल हम सप्लाई दे रहे हैं, उस समय उसकी रोटर की गति होती है 0, यानी रोटर 0 घूर्णन गति पर है, यानी स्टार्टिंग के समय। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? मान लो यही पूछ ले तो फिर क्या होगी? यदि स्टार्टिंग की पूछे तो क्या होगी? एन आर क्या है इस समय? 0। तो स्टार्टिंग के समय क्या हो जाएगा? यही सूत्र अपना एफ आर बराबर, मान लो ये 6 पोल है, 1000 आरपीएम है, माइनस 0 बट्टा 120। तो क्या हो जाएगा? 1000 में से 0 गया 1000, तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा? यानी आपूर्ति एफ बराबर इस समय 50 हर्ट्ज है, तो ये हो रहा है ना, ये 50 हर्ट्ज है, 6 पोल है, 1000 आरपीएम एन एस है। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1000 बट्टा 120, 0, 2,
50, तो एफ आर कितनी हो रही है 50 हर्ट्ज, यानी आपूर्ति फ्रीक्वेंसी के बराबर रोटर फ्रीक्वेंसी हो रही है। तो यदि स्टार्टिंग के बारे में पूछ ले, यानी मोटर को स्टार्ट करें उस समय रोटर की आवृत्ति क्या होगी, तो वो होगी आपूर्ति आवृत्ति के बराबर। और यदि तुल्यकालिक गति पर प्रचलित है मोटर और बाद में पूछे कि रोटर की आवृत्ति क्या होगी, तो होगी 0। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, किसमें, ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा ए 0। अगला क्वेश्चन है, एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। यानी सिंगल फेज मोटर के अंदर स्टार्टिंग घुमाव, यानी जो एक तो होती है मुख्य वाइंडिंग और एक होती है सहायक वाइंडिंग। तो सहायक वाइंडिंग यानी एक्सिलरी वाइंडिंग हम कह सकते हैं, या स्टार्टिंग वाइंडिंग कह सकते हैं, या सहायक वाइंडिंग कह सकते हैं, का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहे हैं। अब देखो, वोल्टता नियमन विकसित करना, यानी वोल्टेज रेगुलेशन को विकसित करना नहीं, गति को बढ़ाना नहीं, प्रारंभिक बलागुण विकसित करना सही, शक्ति गुणांक बढ़ाना नहीं, शक्ति गुणांक कम करना नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों करते हैं, मोटर को स्टार्ट करने के लिए। यानी सिंगल फेज मोटर स्वतः प्रचलित नहीं होती है, इसको किसी भी विधि द्वारा पहले स्टार्ट करना होता है। तो ये स्टार्टिंग की विधि है इसकी। तो प्रारंभिक बलागुण विकसित करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, प्रारंभिक बलागुण विकसित करना, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तुल्यकालिक मोटर का लाभ क्या है। जो दे रखे हैं इनमें से एक सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर का लाभ क्या है। अब देखो ऑप्शन देखो, ये अपने आप प्रारंभ नहीं होती है, ये सही है, यानी मोटर अपने स्वतः प्रचलित नहीं होती है। यह भार के निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है, ये भी सही है, यानी जो दे रखा है वो इनमें से गलत चूज करना है, तो राइट है वो ठीक है। तो निरपेक्ष यानी भार पर स्थिर गति बनाए रखती है, सही है, यानी इस सिंक्रोनस मोटर की गति शून्य भार से पूर्ण भार तक स्थिर रहती है। अगला क्या है, यह किसी भी शक्ति घटक पर प्रचलित हो सकती है, सही है, यानी इसके द्वारा शक्ति गुणांक भी सुधारा जा सकता है, यानी पश्चगामी इकाई या अग्रगामी, यानी पश्चगामी शक्ति गुणांक को सुधार कर इकाई कर सकता है, या अग्रगामी शक्ति गुणांक को पिछाड़ कर पश्चगामी यानी इकाई तक ला सकता है। तो ये इस मोटर के द्वारा शक्ति गुणांक भी सुधारा जा सकता है। यह अधिक कार्य दक्ष होती है, यह भी सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, यानी जो दे रखे हैं वो सभी सही है, मोटर के फायदे हैं। तो उपरोक्त सभी यानी ये सभी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, को कम करने के लिए एक 3 कला प्रेरण मोटर के स्टेटर कोर को परतदार किया जाता है, यानी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसके स्टेटर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, यानी पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करके यानी परतदार करके क्यों बनाया जाता है। तो लेमिनेटेड बनाते हैं एडी करंट लॉसेज कम करने के लिए, यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए स्टेटर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, और स्टेरेसिस हानि कम करने के लिए सिलिकॉन धातु प्रयोग करते हैं। तो जो स्टेटर होता है वो सिलिकॉन धातु की पटलित पत्तियों का बनाया जाता है। तो सिलिकॉन तो स्टेरेसिस हानि कम करने के लिए प्रयोग करते हैं सिलिकॉन धातु, तो और परतदार यानी लेमिनेटेड कोर एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, एडी करंट हानि को कम करने के लिए, किस में है, सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया सी, एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के स्टेपलेस गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी एक इंडक्शन मोटर है, उसकी गति स्टेपलेस यानी स्टेप में नियंत्रित करनी है। मान लो जैसे कि 1500 आरपीएम है, 1500 से 1000 आरपीएम है, 750 आरपीएम है, इस प्रकार से, यानी 1500 से 1400 और 1300 इस प्रकार से नहीं, यानी एकदम यानी पोल नियंत्रण के अनुसार होती है। तो स्टेपलेस है, यानी 1-2 आरपीएम कम या ज़्यादा हो गया तो वो तो स्टेपलेस नहीं होता है। तो स्टेपलेस का से क्या होगी, स्टेप में परिवर्तित करनी, यानी एक साथ एक स्टेप पर, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाते हैं, यानी 750 पर दूसरे स्टेप पर 1000 हो जाएगी, अगले स्टेप पर 1500 हो जाएगी, इस प्रकार से। तो इस के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं। अब ऑप्शन देखो, रोटर परिपथ में ईएफएम अंतःक्षेपण, ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना सही है, क्योंकि पोलों की संख्या परिवर्तित करके स्टेपलेस गति नियंत्रित की जाती है।
कैस्केड संचालन, रोटर भुजा पर बाह्य प्रतिरोध का संयोजन करना, रोटर प्रतिरोध में रियोस्टेट को संयोजित करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलों की संख्या को परिवर्तित करके स्टेप में मोटर की गति परिवर्तित की जा सकती है। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर के, शेष प्रश्न आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।